जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। मैं हिमांशु सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रुक्मिणी प्रकाशन पर। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में सेट नंबर 1 का डिस्कशन किए थे और आज आप लोगों के लिए सेट नंबर 2 लेके आए हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में आपको बताए थे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, तो पिछली वीडियो देखे होंगे आप, तो कुछ न कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा कि दूसरे बच्चे से कैसे अलग हम सोचे, उनसे पहले क्वेश्चन को कैसे कर ले। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग आज का सेट नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है? 11 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है? तो कहिएगा 21 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। अच्छा, जानते हैं बेलन का आयतन होता क्या है? तो कहिएगा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहां आपको त्रिज्या दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है। तो त्रिज्या कितना दे रखा है? तो आप कहिएगा त्रिज्या दे रखा है 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे रखा है? तो कहिएगा 21 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है? बेलन का आयतन। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना बोल रहा है लेने? तो लीजिएगा 22/7। आर का मान कितना है? बोलिएगा 11 गुने 11। और एच कितना है? तो एच दे रखा है 21। अब देखिए 7 से इसको काटिएगा ना, तो 7 तिया 21। अब गुना कैसे करना है? 22 को 3 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? 66। और गुने 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो 121। अब अपने आंसर पे जाइए तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा? जब 6 को 1 से गुना कीजिएगा तो इकाई अंक क्या बनेगा? 6 बनेगा ना। तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा और ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। अब इस दोनों में से कोई एक आंसर होगा और आंसर वही होगा जो 11 से कटेगा। काहे कि यहाँ पे 11 है ना 66 में, और 121 में भी 11 है ना। तो क्या आपको इतना गुना करना था? गुना करके आंसर लिखिएगा? तो बिल्कुल नहीं। हम देख लेंगे कि मेरा कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। तो इसके लिए आपको 11 के विभाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए। तो 11 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? कोई संख्या 11 से तब विभाजित होती है जब उसके एकांतर अंकों का योग यानी अल्टरनेट अंकों का योग निकाल के, और जब अल्टरनेट अंकों का योग या तो 11 आ जाए या तो 0 आए या तो फिर 22 आए, 11 का मल्टीपल आए। क्या करना है हमको? अल्टरनेट अंकों का योग निकालना है। तो 8 8 कितना होगा? कहिएगा 16। और 9 6 कितना होगा? तो 15। यानी 8 8 16 और 9 6 तो कहिएगा 15। तो क्या इसका अंतर 0 आया? तो नहीं आया। इसका अंतर 11 या 11 का कोई मल्टीपल आया? नहीं आया। मतलब ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। अब देखेंगे अपने ऑप्शन नंबर डी को। तो यहां देखिएगा तो 8 7 तो कहिएगा 15 और 9 6 तो कहिएगा 15। अच्छा, 15 और 15 का अंतर कितना आ रहा है? 0। मतलब अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर कितना आ गया? 0। मतलब ये ऑप्शन आपका 11 से कट जाएगी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। तो क्या इस क्वेश्चन में गुना करने का जरूरत था? अगर इसको आप गुना करके लिखते तो आपका आंसर क्या आता? यही आ जाता आपका आंसर। लेकिन एग्जाम में वैसे नहीं करना था। सबसे पहले क्या देख लेंगे? इकाई अंक से। अब इकाई अंक से आपका 2 ऑप्शन कट गया, 2 बच गया। अब 2 बच गया तो आप उसको विभाज्यता के नियम से देख लेंगे कि कौन सा मेरा आंसर होगा। उतना गुना करना नहीं था। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 शंकु के आयतन का अनुपात 3:2 है और उसकी त्रिज्या कितना के अनुपात में है? 3:4 के अनुपात में है। तो ऊंचाई का अनुपात
बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को ना एक इसका बेसिक मेथड है और बेसिक को जब समझ जाइएगा ना तो एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इसका क्या बताते हैं, बेसिक बता देते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो शंकु है जिसके आयतन का अनुपात कितना है, 3 और 2, और उसके त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 3 और 4, तो ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। सबसे पहले कितने शंकु है, तो आप कहिएगा शंकु 1 होगा और शंकु 2 होगा। शंकु 1 है और शंकु 2 है। इसके त्रिज्या का अनुपात कितना है, तो आप कहिएगा त्रिज्या का जो अनुपात है ना वो 3 और 4 है। आपसे ऊंचाई पूछ रहा है ना, ऊंचाई आपको निकालना है। और क्या दे रखा है लास्ट में, आयतन का अनुपात दे रखा है, यानी वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है, तो कहिएगा 3 और 2। अब ये बताइए, ये तो शंकु है ना, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो कहिएगा शंकु पहला जो होगा ना, शंकु 1 और शंकु 2, दोनों का आयतन जब निकालिएगा तो इसका आयतन क्या होता है, शंकु 1 होगा और शंकु 2 होगा। तो आयतन शंकु का क्या लिखिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नीचे भी क्या लिखिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बताइए दोनों के लिए आर सेम है, नहीं ना, तो हम यहां मान लेंगे R1 होगा, यहां मान लेंगे H1 होगा, यहां मान लेते हैं ये R2 होगा, यहां क्या मान लेंगे, ये R2 होगा और H2 होगा। क्या मान लेते हैं यहाँ, R2 और H2। अब सभी का मान यहां रख देते हैं, तो इसके आयतन का अनुपात कितना है, फर्स्ट शंकु के वॉल्यूम का रेशियो और सेकेंड शंकु के वॉल्यूम का रेशियो, यानी आयतन का अनुपात कितना है, तो कहिएगा 3 और 2 है। बराबर में क्या लिखिएगा, ये से ये कट जाएगा ना, 1/3 पाई से 1/3, ऊपर में R1 का स्क्वायर है, तो देखिए तो पहले शंकु के लिए त्रिज्या कितना है, तो कहिएगा 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 9 हो जाएगा। और पहले शंकु के लिए ऊंचाई तो निकालना है आपको, तो रख लीजिए यहाँ पे H1। और दूसरे शंकु के लिए त्रिज्या कितना है, तो कहिएगा त्रिज्या 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और गुने में क्या लिखिएगा, H2। अब देखिए 3 से काट दीजिएगा ना इसको, तो यहाँ कितना बचेगा, 1, और कितना बार में कट जाएगा, तो बोलिएगा 3 बार में। और 2 से काटिएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1, और कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में। अब देखिए यहाँ 1/1 है, इधर 3H1/8H2 है। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा, क्रॉस गुना कर दीजिएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बोलिएगा 8H2 और बराबर में क्या लिखिएगा, 3H1। अब यहां से H1 और H2 का रेशियो निकालिएगा। 8 इधर है ना, 3 को उधर से इधर जब लाइएगा, 3 उधर H1 के साथ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 8/3 बराबर क्या लिखिएगा, उधर H1 है ना तो लिखिएगा H1 और इधर H2 है ना तो लिखिएगा H2। यानी उसके ऊंचाई का रेशियो कितना आ गया, तो आप क्या कहिएगा, 8:3। 8/3 यानी 8/3 का क्या मतलब होता है, 8:3। आप अपने ऑप्शन में देखिए तो कहाँ है 8:3, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या था, 8:3। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का बेसिक। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो क्या इसमें इतना करना था, तो बिल्कुल नहीं, इसमें इतना नहीं करना था। तो एग्जाम में क्या करना था वो अब देख लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं और एग्जाम में क्या करना था वो सीखते हैं। एग्जाम में इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिएगा एग्जाम में क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करता है, कैसे करना था। ये बेसिक जो इसका था वो तो आप समझ गए ना। उसके बाद इसका क्या देखेंगे, एग्जाम मेथड। एग्जाम में क्या करते, ये त्रिज्या का अनुपात दे रखा है ना और ऊंचाई मालूम करना था, आयतन भी दे रखा था। तो ये बताइए आयतन किसी का कैसे निकलता है,
शंकु का आयतन कैसे आप निकालते हैं? त्रिज्या का स्क्वायर करके और ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो आयतन निकलता है, निकल जाता है ना। तो यहां जब त्रिज्या का आप स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 9 हो जाएगा। और यहां स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऊंचाई आपको निकालना है ना, नहीं ना मालूम है ऊंचाई, लेकिन आपको आयतन तो मालूम है। कितना है आयतन का रेशियो? तो कहिएगा आयतन का रेशियो 3:2 है। तो अब आप ये बताइए, ऊंचाई निकालना है ना, तो आयतन में त्रिज्या के स्क्वायर से भाग दे दीजिएगा ना, तो डायरेक्ट आपका क्या निकल जाएगा? ऊंचाई का रेशियो मालूम हो जाएगा। क्या बोले? जब ऊंचाई आपको निकालना है तो आयतन के रेशियो में किससे भाग देना है? त्रिज्या के स्क्वायर से। किससे भाग देना था? त्रिज्या के स्क्वायर से। इसका त्रिज्या कितना है? कहिएगा 16 है। अब जब इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। अनुपात में यहां क्या लिखिएगा? 1/8। और रेशियो का भी बट्टा में नहीं होता है ना, तो अब क्रॉस गुना कर देंगे तो फाइनल रेशियो क्या आ जाएगा मेरा? 8:3। आपका ऑप्शन नंबर डी में ही ना आया 8:3। या तो बेसिक से कीजिए, बेसिक से कीजिएगा तो टाइम लगेगा, और इस प्रकार से कर दीजिएगा तो थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। तो चलते हैं अब लोग हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1346 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस गोले का क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है। देखिए आज के सेट में ना आपके लिए क्या किए हैं, 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग का हम मेंसुरेशन से लाए हैं, और मेंसुरेशन के इस तीनों क्वेश्चन का बेलन, शंकु और गोला, उसका पूरा कॉन्सेप्ट अगले स्लाइड पर आपके लिए लिख के लाए हैं। आप देख सकते हैं अगला तीनों स्लाइड पे इसका पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। इसको आपको अच्छे से अभी समझा देंगे। पहले तो तीनों अपना क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद इसका पूरा कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका? तो गोला का। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहिएगा गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। इसका मान कितना दे रखा है? तो आप कहिएगा 1386 दे रखा है। अब जब इसको सॉल्व करने जाइएगा ना, तो 4 और पाई का मान 22/7। आर का मान मालूम है? नहीं मालूम है। r² निकालेंगे। r² निकालिएगा तो बराबर में क्या लिखिएगा? बराबर में आपको क्या लिख देना है? तो कहिएगा बराबर में कितना है? बराबर में आपका 1386 है। r² बराबर में क्या लिखिएगा? 1386। क्या लिखना है बराबर में? 1386। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, काटिएगा, ये 22 से देखिए तो कट रहा है ना। 22 छक कितना होता है? तो कहिएगा 22 छक 132 होता है। तो 132 में से शेष कितना बचेगा? 38 है यहाँ, तो शेष 6 बच जाएगा। और उस 6 पर इस 6 को उतारिएगा तो कितना होगा? 66। फिर 22 से काटिएगा तो 22 तिया 66। अब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? r² बराबर निकालिएगा तो ये 7 यहाँ नीचे है ना, ये 63 से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। और 63 को आप लिख सकते हैं ना 9 गुने 7, और एक यहाँ वाला 7 चल जाएगा गुना में, और बट्टा में क्या आ जाएगा? ये वाला 4। अच्छा, अब यहाँ से r का मान अगर आप निकालिएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर रूट चढ़ेगा ना, उधर रूट चढ़ेगा तो 9 है। 9 को निकालेंगे रूट से बाहर तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और उधर रूट चढ़ेगा, रूट के अंदर कितना 7 है? तो कहिएगा 2 7 है। तो एक 7 को बाहर ले लीजिएगा ना, और रूट के अंदर नीचे में क्या होगा? 4 होगा। 4 बाहर निकालिएगा तो 2 आ जाएगा ना। तो r का मान कितना निकल गया? तो आप क्या कहिएगा? 21/2। लेकिन आपको r नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है? उस गोले का आयतन निकालना है। तो अब गोला का आयतन क्या होता है? किसका आयतन? गोले का आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है? तो आप कहिएगा गोला का आयतन होता है 4/3 πr²। क्या होता है आयतन?
4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 की जगह क्या लिखेंगे, 4/3। पाई का मान 22/7। आर कितना निकाले हैं, तो कहिएगा 21/2। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 21/2 गुने 21/2 अगुने 21/2। अच्छा अब बताइए आपको क्या लगता है, इसको इतना गुना करके आंसर निकालेंगे, बिल्कुल नहीं। जितना कटेगा काट देंगे, उसके बाद यूनिट डिजिट लगा देंगे। तो देखिएगा 7 या 21, तो इस 21 से ये 21 कट जाएगा, और 2 दूना 4, तो ये 4 कट जाएगा, और यहाँ भी 2 है, तो 2 से जब आप काटिएगा 22 को, तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कितना होगा, तो 11 हो जाएगा। अब नीचे क्या क्या बचेगा, 11 और गुने 21 और गुने 21। अब देखिए सभी का इकाई अंक कितना है, 1 है, तो गुना कीजिए तो इकाई अंक को 1 से गुना कीजिएगा, इस 1 को तो 1 ही रहेगा। फिर इकाई अंक 1 को इस 1 से गुना कीजिएगा, तो इकाई अंक कितना होगा, 1 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो कहाँ इकाई अंक 1 है, तो कहेगा ऑप्शन नंबर सी में इकाई अंक 1 है। क्या इतना गुना करके लिखना था, और गुना करते तो आपका आंसर क्या आ जाता, आपका आंसर आ जाता 4800 कितना, 4851। लेकिन एग्जाम में इतना गुना नहीं करना था, वहां कैसे बनाना था, तो वहां यूनिट डिजिट चेक कर लेना था। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। अब जैसा कि आपको बताए अभी कि 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन का था, अब इस तीनों क्वेश्चन का पूरा डिटेल देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का और आयतन का। तो देखते हैं अगले पेज पर क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलिएगा बेलन लिखा हुआ है। बेलन का आकृति यही होता है। अब कहिएगा हम कैसे समझेंगे कि बेलन ऐसा होता है, तो आपके घर में सिलेंडर है ना, सिलेंडर ऊपर में जो बना होता है गोल सा, उसको आप हटा दीजिएगा तो वो भी एक क्या है, बेलन की आकृति होती है। और बेलन का आयतन जब निकालते हैं, बेलन का आयतन तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। लास्ट क्या लिखा हुआ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन से रिलेटेड आपने 3 फॉर्मूला यहां देख लिया ना। अब अगले पेज पर चलते हैं, आपके लिए शंकु से रिलेटेड तीनों फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये शंकु है, कहिएगा इसका एक एग्जाम्पल बताइए कि शंकु कहाँ होता है, कैसी आकृति को शंकु कहेंगे। तो कभी बर्थडे में देखे हैं बच्चा लोग को कैप पहने हुए, बच्चा लोग जो टोपी पहनता है बर्थडे में, वो कैसा आकृति होता है, शंकुआकार आकृति होता है। उस शंकु का आयतन निकालेंगे तो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन सीख गए, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, पाई आर एल, इसको एल बोलिएगा, पाई आर एल होता है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आइएगा तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। और इसमें एक संबंध भी होता है, इस संबंध को आप अच्छे से याद रखिएगा। संबंध ये होता है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कभी कभी आपको क्या करेगा ना, त्रिज्या दे देगा, ऊंचाई दे देगा, और एल का मान नहीं देगा। एल बोले तो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आपको नहीं देगा। और आपसे क्या पूछेगा, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो एल मालूम रहना चाहिए ना, एल मालूम होगा तभी तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाइएगा। तो एल कहां से निकालेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या था, अगला स्लाइड लाए थे गोला का, क्या है, गोला का। अब देखिए गोला कैसा होता है, आप कभी क्रिकेट खेले हैं ना, क्रिकेट का गेंद देखे हैं ना, वो भी एक गोला है। तो उसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू।
और गोला के लिए बक पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों उसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, दोनों क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। चलते हैं अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है ए एक कार्य को 8 दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकता है। वो एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। कोई भी अपना काम था करने के लिए दोनों लग गए और क्या करता है कार्य जब समाप्त हो जाता उससे 4 दिन पहले ही कार्य कौन छोड़ दिया, ये कार्य छोड़ देता है। तो पूछ रहा दोनों मिलकर कार्य को करने में कितना दिन लेंगे वो बताना है। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा इस प्रकार से लिखिएगा, ए काम को कितना दिन में कर सकता था तो कहिएगा 8 दिन लेता है। ए काम को करने में कितना दिन 8 दिन। और बी कितना दिन में कर सकता था तो आप कहिएगा बी के लिए 24 दिन है, 24 दिन में कर सकता था। अब पूरा यहां से टोटल काम निकालिए। तो कैसे निकालेंगे टोटल काम, जब ये दोनों दिन का आप एलसीएम ले लीजिएगा ना तो कुल कार्य निकल जाएगा। तो 8 और 24 का एलसीएम कितना आएगा तो कहिएगा 24। यूनिट मान लेते हैं 24 यूनिट मेरा क्या था टोटल काम था। और ए को करने में कितना दिन लग रहा है 8 दिन, यानी ए प्रत्येक दिन कितना काम करता होगा तो कहिएगा प्रत्येक दिन 3 काम करता होगा। और बी को करने में कितना दिन लगता है 24 दिन, 24 काम है और बी को करने में कितना समय लग रहा है 24 दिन, यानी बी प्रत्येक दिन कितना काम करता होगा 1 काम करता होगा। यही इसका क्षमता होगा कि ए प्रत्येक दिन 3 काम और बी प्रत्येक दिन 1 काम। टोटल काम कितना है 24। अब आगे क्या बोल रहा है कॉन्सेप्ट यही लगता है, इसको समझिएगा। लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। जब कार्य पूरा होने से पहले कोई कार्य छोड़े तो उसको जाने नहीं देना है, उसको बोलना है जितना दिन पहले आप कार्य छोड़िएगा उतना काम कीजिए तभी जाने देंगे। तो उतना काम उससे करवा के और इस 24 यूनिट कार्य में जोड़ दीजिएगा तब आपका नया टोटल काम निकल जाएगा। तो अब क्या कीजिएगा समय निकालने के लिए सबसे पहले नया टोटल काम निकालिए कि नया टोटल काम कितना था। तो कार्य छोड़ के कौन गया है, टोटल कार्य में 24 यूनिट कार्य तो रहेगा ही रहेगा। और कार्य छोड़ के कौन जा रहा है, ए जा रहा है। कितना दिन पहले, 4 दिन पहले। तो ए 4 दिन में कितना काम करेगा, ए प्रत्येक दिन 3 काम करता है। तो ए 4 दिन में 12 काम करेगा। तो उससे 12 काम करवाएंगे, यानी कि प्लस 12 काम वो करेगा। और बट्टा में दोनों के क्षमता से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो क्या पता लग जाएगा कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो 12 और 24 क्या होगा 36, 3 1 4 भाग दीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, तो कहिएगा आंसर आ जाएगा 9 डे। 9 डे ऑप्शन कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहाँ से है, ये मिक्सचर एलिगेशन का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न को आप मौखिक भी कर सकते हैं, हालांकि यहाँ बनाना है तो आपको लिख के समझा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या क्या दे रखा है। एक कंटेनर 1 होगा जिसमें क्या है, दूध बोले तो मिल्क और पानी बोले तो वाटर। इसका अनुपात कितना है, तो कहिएगा 3:7 है। और एक कंटेनर नहीं है, एक और कंटेनर है, कंटेनर नंबर 2, और इसमें भी क्या दे रखा है, मिल्क और वाटर का अनुपात। इसमें मिल्क और वाटर किस अनुपात में है, तो आप कहिएगा 7:5
5 के अनुपात में है। और फर्स्ट कंटेनर में टोटल कितना मिक्सचर है? 20 लीटर। सेकेंड कंटेनर में टोटल कितना मिक्सचर है? 36 लीटर। तो आप ये बताइए कि फर्स्ट कंटेनर और सेकेंड कंटेनर दोनों में अलग अलग दूध और पानी कितना है। तो उसको कैसे निकालिएगा? तो फर्स्ट कंटेनर में टोटल 3 यूनिट दूध है और 7 यूनिट पानी है। तो दोनों को जब जोड़ लीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा? 10 यूनिट। यानी 10 यूनिट का मान कितना है? 20 लीटर। आप क्या बोलिएगा? 10 यूनिट किसके बराबर है? टोटल मिक्सचर 10 यूनिट। यही 10 यूनिट किसके बराबर है? तो कहिएगा 20 लीटर के बराबर है। यहां से निकालिएगा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट क्या आ जाएगा? तो आप बोलिएगा 2 लीटर। अब क्या निकालना है? मिल्क। तो मिल्क कितना है? तो कहिएगा मिल्क है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान निकालिएगा तो कितना आएगा? 1 यूनिट 2 लीटर, इसलिए 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 6 लीटर। यानी फर्स्ट कंटेनर में दूध कितना है? 6 लीटर। उसी प्रकार जब ये निकालिएगा वाटर कितना है फर्स्ट कंटेनर में, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? वाटर है 7 यूनिट और 7 यूनिट का मान निकालिएगा तो 7 दूना 14 लीटर। यानी फर्स्ट कंटेनर में पानी कितना है? 14 लीटर। उसी प्रकार आप जाएंगे सेकेंड में, तो सेकेंड में टोटल मिक्सचर कितना है? तो आप कहिएगा 12 यूनिट। टोटल कितना मिक्सचर है? बोलिएगा 12 यूनिट। ये 12 यूनिट किसके बराबर है? तो बोलिएगा 36 लीटर के बराबर है। तो यहां से 1 यूनिट निकालिएगा ना तो 12 तिया 36 यानी 3 लीटर। अब मिल्क है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का मान निकालिएगा तो कितना लीटर आ जाएगा? 7 तिया 21 लीटर। 1 यूनिट का मान 3 लीटर, तो 7 यूनिट का मान 21 लीटर और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो बोलेगा 5 तिया 15 यानी कितना लीटर? 15 लीटर। अब हमको ये पता चल गया कि दोनों कंटेनर में किसमें कितना दूध है और कितना पानी है। फर्स्ट कंटेनर टोटल 20 लीटर का था। 20 लीटर में 6 लीटर आपका दूध है और 14 लीटर पानी है। टोटल मिश्रण कितना हो गया? 20 लीटर का। उसी प्रकार सेकेंड कंटेनर में आएंगे तो टोटल कितना लीटर का था? 36 लीटर का, जिसमें दूध कितना है? 21 लीटर और पानी कितना है? 15 लीटर। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 36 लीटर। अब आगे क्या पूछ रहा है वो देखिए। बोल रहा है यदि दोनों कंटेनरों को एक साथ एक दूसरे से मिश्रित कर दिया जाए तो दूध पानी का अनुपात क्या होगा? अब बोल रहा है दोनों को मिला देंगे ना तब बताइए दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो जब दोनों को आप मिलाने आइएगा ना तो दूध दूध के साथ जोड़ दीजिएगा, पानी पानी के साथ जोड़ दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। दूध बोले तो मिल्क और पानी बोले तो वाटर। अच्छा कितना कितना है? तो फर्स्ट में कहिएगा 6 लीटर दूध है और सेकेंड में दूध कितना है? तो सेकेंड में 21 लीटर दूध है। अनुपात पानी निकालिएगा तो फर्स्ट में पानी कितना है? 14 लीटर और सेकेंड में पानी कितना है? तो बोलिएगा 15 लीटर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के जो रेशियो बनेगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। 6 और 21 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 27। अनुपात 15 और 14 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 29। देखिए तो ऑप्शन नंबर कहीं है 27 अनुपात 29। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो क्या है? 27 अनुपात 29। अब चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक डिस्काउंट के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यह बताए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, जिसमें डिस्काउंट को भी शामिल कर दिया है। तो डिस्काउंट जो होता है ना कोई भी चीज पर, वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य बोले तो मार्केट प्राइस, जो मार्केट का उसका प्राइस होता है, या फिर मार्क प्राइस बोलिए, या फिर मार्केट प्राइस।
हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? तो एमपी पर दिया जाता है, यानी अंकित मूल्य पर दिया जाता है। और यहाँ क्या हुआ है ना, 20% छूट भी दे दिए। छूट बोले तो डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ हुआ है, यानी छूट देके जितना में बेचे ना, उतना में बेचने पर भी हमको 10% लाभ था, मतलब उससे भी कम में खरीदे होंगे उसको। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए ना कि इतना % डिस्काउंट दिए फिर भी इतना % लाभ हुआ, तो यहां पर सीपी बोले तो क्रय मूल्य और एमपी बोले तो अंकित मूल्य का डायरेक्ट रेशियो का एक फॉर्मूला है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। फॉर्मूला ये है, सीपी, सीपी बोले तो क्रय मूल्य और एमपी बोले तो मार्केट प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, तो सीपी का क्या यहां लिखना है आपको, 100% माइनस डी लिखे तो डिस्काउंट %, और एमपी की जगह क्या लिखिएगा, 100% और प्लस में प्रॉफिट %। क्या लिखना है, सीपी में 100 माइनस डिस्काउंट % और एमपी की जगह 100% प्लस प्रॉफिट %। अब इस क्वेश्चन में सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लीजिए, तो सीपी से एमपी का रेशियो इस फॉर्मूला के प्रयोग से निकालेंगे तो क्या लिखिएगा, सीपी और बट्टा में एमपी। अब 100 तो रहेगा ही ना, और डिस्काउंट कितना का दिया है, तो 20% का डिस्काउंट दिया है, तो क्या लिखिएगा, 100% और माइनस में 20%। फिर भी क्या हुआ है, 10% का लाभ हुआ है, तो 100% और प्लस में 10%। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 80% और यहाँ कितना हो जाएगा, 110%, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 80/110 लिखिएगा। अब 0 से 0 भी कट जाएगा, तो क्या लिखिएगा, 8/11, यानी 8 आपका क्या है, सीपी। सीपी बोले तो क्रय मूल्य, और एमपी कितना है, 11 है, यानी उस दाम का, उस सामान का क्रय मूल्य 8 यूनिट था और अंकित मूल्य उस पर कितना था, 11 यूनिट था। अब आपसे पूछ क्या रहा है, बोल रहा है यह बताइए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो अंकित मूल्य 11 यूनिट है और क्रय मूल्य है 8 यूनिट, तो कितना यूनिट अधिक है, तो आप बोलिएगा 3 यूनिट अधिक है, लेकिन वो प्रतिशत में पूछ रहा है कितना अधिक है, तो क्या करेंगे, प्रतिशत में निकालने के लिए क्या कर देंगे, कितना अधिक है, 3 अधिक है, किससे, कहिएगा 8 से, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। कितना अधिक है, तो लिख दीजिएगा अधिक %। कितना अधिक है, तो 3, किस पर, 8 पर, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। और 3/8 अगर आपको याद हो फ्रैक्शन वैल्यू, तो क्या होता है, 37.5%। फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन ये हमेशा आपको याद होना चाहिए कि 1 का क्या होता है, 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है। हालांकि जब परसेंटेज का क्लास आपके लिए लाएंगे तो वहाँ ये सारे चीज आपको बता देंगे, और जब वो चीज जान जाइएगा तो ये सब कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, 37.5%, तो ऑप्शन नंबर डी में। और इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, सीपी बट्टा एमपी, सीपी बट्टा एमपी बराबर में 100 माइनस डिस्काउंट % बट्टा में 100 प्लस प्रॉफिट %। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ हो, डिस्काउंट दिया गया और फिर भी लाभ हुआ हो, तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, सीपी बट्टा एमपी। अब चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों का, एक आदमी एक खिलौना कार 135 में खरीदता है और उसे 150 में बेच देता है, उसका लाभ % बताइए। खरीदता है मतलब सीपी यानी क्रय मूल्य कितना रुपया है, तो बोलिएगा 135 रुपया है, और एसपी बोले तो विक्रय मूल्य मतलब कितना में बेच रहा है, तो बोलिएगा 150 में बेच रहा है। तो खरीदा था 135 में और बेच रहा है 150 में, तो लाभ कितना का लिया,
यहाँ बताइएगा लाभ कितना का लिया है, तो क्या बोलिएगा 15 का लाभ लिया है। आपसे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टा क्रयमूल। तो लाभ कितना हुआ 15 का, क्रयमूल कितना है 135, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। अच्छा 15 को जब 135 से काटिएगा ना तो क्या आ जाएगा 1/9 और गुना में 100। आंसर आपका किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा। अभी तुरंत बोले ना फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना है, तो 1/9 का जो फ्रैक्शन होता है ना वो 11.11% होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या है 11.11%। अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। यानी एक शहर की वर्तमान में जो अभी जनसंख्या है ना वो 1,25,000 है और जनसंख्या वृद्धि कितना हो रहा है प्रत्येक वर्ष 2%। तो बोल रहा है 3 वर्ष के बाद बताइए कि उस शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो बहुत आसानी से करेंगे इस प्रश्न को। क्या बताना है 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद। सबसे पहले वर्तमान में क्या है तो कहिएगा 1,25,000 और प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितना हो रहा है तो 2%। अब 2% वृद्धि है, पहले वर्ष में जनसंख्या 1,25,000 तो वो अपने आप का 100%, और 100% में 2% वृद्धि कर देंगे तो वो बढ़ के कितना हो जाएगी तो कहिएगा 102%। अब परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100। ये कहानी कब की रहेगी 1 साल बाद, लेकिन जाना हमको कितना साल है 3 साल में, तो फिर कितना बढ़ जाएगा 102 बट्टा फिर 100, फिर एक बार और क्या कर देंगे 102/100। अब इसको काटिएगा तो काटना कैसे है वो देखिएगा आप। यहाँ क्या है 1,25,000 और जब इसको काटिएगा ना 2 से तो 51 बट्टा क्या लिखिएगा 50, गुना में 51/50, फिर गुना में 51 बट्टा क्या लिखिएगा 50। अब देखिए 3 जीरो नीचे में, तो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा समाप्त। अब क्या बचा 5 गुने 5 गुने 5 125। अब 125 से 125 समाप्त। यहाँ कितना बचा तो बोलिएगा 1 बचा, और यहाँ क्या बचा हुआ है तो कहिएगा 51 और गुने 51 और गुने 51। अब बच्चे एग्जाम में यही फंस जाते हैं कि 51 गुने 51 गुने 51, यानी 51 का क्यू 51 को 3 बार 51 से गुना करना है, कैसे होगा। तो करना क्या था यहाँ यूनिट डिजिट देखिए ना, एग्जामिनर जो है वो आपसे गुना करवाना नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है कि क्या आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट मालूम है। अगर आपको मालूम होता तो क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में कर देते। अब देखिए इकाई अंक 1 है ना, 1 को 1 से गुना कीजिए 1 ही बनेगा, फिर 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1 ही बनेगा। आपके ऑप्शन नंबर देखिए तो कहाँ इकाई अंक 1 है तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए में। क्या गुना करना था तो बिल्कुल गुना नहीं करना था, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से इसको बना देना था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा क्या है, 2 संख्याएं 3 8 के अनुपात में है। क्या है 2 संख्या का अनुपात, ये संख्या फर्स्ट है और ये संख्या सेकेंड है। जब भी कोई संख्या आपको अनुपात में मालूम हो तो आप अपने मन से एक कांस्टेंट मान लीजिएगा। क्या कीजिएगा एक कांस्टेंट मान लीजिएगा। तो अनुपात कितना है बोलिएगा 3 8, तो हम मान लेते हैं 3x और 8x संख्या होगी। फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। अब क्या कहा ना कि प्रत्येक संख्या यानी 3x में भी हम 8 जोड़ देंगे और ये 8x है ना उसमें भी अपने मन से 8 जोड़ देंगे।
काहे कि क्वेश्चन में बोल दिया है जब 8 जोड़ देते हैं ना तो ये अनुपात कितना हो गया, तो कहिएगा ये अनुपात 1:2 का बन गया। अब यहां से x का मान निकाल लीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, तो 3 दूना 6, तो क्या लिखिएगा 6x, और 8 दूना 16, और फिर जब इसको गुना कीजिएगा 1 से तो क्या हो जाएगा 8x, और प्लस में 8x। अब उधर 8x है ना, इधर 6x, उधर भेज दीजिएगा तो 2x, और इधर 16, उधर 8, इधर ले आइएगा तो इधर क्या बचेगा 8 बचेगा, यानी 2x बराबर कितना, तो कहिएगा 8। तो यहां से x निकालिएगा तो x कितना आएगा 4। अब संख्या आसानी से निकाल सकते हैं जब x निकल गया तो। अब संख्या निकालिए, फर्स्ट संख्या क्या होगा, x निकाले 4, तो 4 रख दीजिएगा, 4 दिया 12, यानी फर्स्ट संख्या कितना है 12, और सेकेंड संख्या कितना होगा 4 रखिए तो 8 चौक 32, यानी सेकेंड संख्या 32। लेकिन यही आपसे नहीं पूछा, आपसे फिर क्या बोल दिया, यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तब अनुपात क्या होगा। तो संख्या तो आप निकाल चुके हैं 12 और 32, और दोनों में से 4 घटाइएगा तब अनुपात क्या होगा वो बताना है। जब आप 12 में से 4 को घटाइए, फिर अनुपात किसमें से 32 में से 4 को घटाइए, और तब क्या अनुपात होगा वो बताइए। अच्छा, 12 में से 4 घटाइएगा तो 8, और 32 में से 4 घटाइएगा तो 28, और जब इसको 4 से काटिएगा ना तो 2:7। आपका आंसर क्या हो जाएगा 2:7। ये तो रहा इसका बेसिक मेथड। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता तो हम वहां पर कैसे करते, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज्यादा अगर हम समय लेते तो 3 से 4 सेकेंड। अब करते क्या, आप भी वैसे कर सकते हैं। देखिएगा आप, क्वेश्चन क्या था कि दो संख्या 3 8 के अनुपात में है, ठीक है, दोनों में 8 जोड़े हैं, ठीक है, और उसके बाद 4 घटाए थे। अच्छा, जब कोई संख्या पहले से 3 8 के अनुपात में है और कुछ घटा के हम आंसर निकालेंगे ना तो उसका अनुपात वही नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। तो एक ऑप्शन कह रहा है 3 8 रहेगा, पहले भी 3 8 है और 4 घटाए फिर भी 3 8 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और क्या है वो देखिए, यहां पर दो संख्या का अनुपात 3 8 है ना, तो फर्स्ट संख्या छोटी होगी और सेकेंड संख्या बड़ी होगी, यानी फर्स्ट संख्या का अनुपात जब छोटा है तो संख्या भी छोटी होगी, और सेकेंड संख्या का अनुपात बड़ा है तो संख्या भी बड़ी होगी। आप ऑप्शन नंबर पहला देखिए, तो क्या फर्स्ट संख्या बड़ी हो सकती है, जोड़ना प्रत्येक में 8 था और घटाना भी प्रत्येक में है, दोनों में सेम ही घटाएंगे तो पहली संख्या कम है तो कम रहना चाहिए ना, तो पहली संख्या का अनुपात यहां ज्यादा हो गया, मतलब पहली संख्या अधिक होगी, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में आइएगा तो यहां भी पहली संख्या ज्यादा है दूसरी संख्या कम है, ये भी आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर वही होगा जिसमें पहली संख्या का अनुपात कम और सेकेंड संख्या का अनुपात ज्यादा होना चाहिए, और जो अनुपात पहले है 4 घटाने के बाद भी वही अनुपात नहीं रहेगी, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो 3 कट गया, 1 मेरा आंसर हो जाता। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एवरेज का। क्वेश्चन बोल रहा है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है जिससे उसके औसत 5 बढ़ जाता है, 15वीं पारी के बाद उसके औसत ज्ञात कीजिए। यानी एक बल्लेबाज है ना, उसका 14 पारी तक अपना कुछ औसत होगा, 14 पारी खेला, जितना रन बनाया सभी को जोड़ के 14 से भाग दे दिए होंगे तो कुछ ना कुछ उसका औसत निकल गया होगा। और जब वो 15वीं पारी खेलता है तो उसमें वो 97 रन बनाता है, शतक से 3 रन कम। ये दुर्भाग्य वाली बात है कि वो बल्लेबाज शतक से चूक गया है। कितने रन के कारण? 3 रन के कारण। तो 15वीं पारी में उसने 97 रन बना दिया जिससे उसका औसत जो है 14वीं पारी के बाद कितना बढ़ गया है?
5 बढ़ गया है, तो बोल रहा है 15वीं पारी के बाद उसका औसत बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि 14वीं पारी का औसत क्या होगा, 14वीं पारी का औसत मान लेंगे कि 14 पारी तक उसका औसत कितना रहा होगा, अपना कुछ x रहा होगा। 14 पारी तक क्या औसत रहा है, x रहा है। और जब 15वीं पारी में वो 57 रन बना दिया, तब 15वीं पारी के बाद औसत, यानी जब 15वीं पारी वो खेल लिया तब उसका औसत कितना हो गया है, तो x + 5 हो गया है, यानी औसत में 5 की वृद्धि हो गई है। और अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, 14वीं पारी वो खेला और 14 पारी में उसका औसत x है, तो टोटल रन कितना होगा 14 पारी तक, तो आप क्या कीजिएगा, 14 को x से गुना कर दीजिएगा। तो 14 पारी तक के लिए टोटल रन, तो 14 गुने x, यानी 14 पारी खेला और उसका औसत x होगा, तो 14 पारी तक टोटल निकल जाएगा। और वो 15वीं पारी में आता है खेलने के लिए, ये रहा 14 पारी का कुल रन, और 15वीं पारी आया खेलने, उसमें कितना बना दिया, 57 रन। तो अब ये आपका क्या बन गया, 15 पारी तक का कुल रन। और 15 पारी तक का कुल रन निकालिएगा कैसे, 15 गुने 15 पारी तक औसत, तो 15 पारी तक औसत क्या हो गया था, x + 5 हो गया था। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14x और प्लस में 57, और बराबर में क्या लिखिएगा, 15x, और 15 से 5 में गुना कीजिएगा तो 15 × 5 = 75। यहाँ क्या है आपका 15x और 14x, 14x को उधर ले जाइएगा तो क्या बचेगा, तो कहिएगा x बचेगा। और 97 में से क्या कीजिएगा, 75 को घटा लीजिएगा, तो x का मान कितना निकल जाएगा, 22 निकल जाएगा। यानी 22 क्या निकल गया, 14 पारी तक उस बल्लेबाज का औसत कितना था, तो 22 था। और 14 पारी के बाद 15वां पारी खेला और 15वां पारी में उसने 97 रन बना दिया, जिससे औसत क्या हो गया, 5 बढ़ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 15वीं पारी के बाद औसत क्या है, x + 5, तो x कितना निकाले हैं, 22, और 22 में 5 जोड़िएगा तो 27। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है ना, बेईमान दुकानदार से संबंधित है। इसमें क्या करते हैं, बेईमान दुकानदार से संबंधित जब प्रश्न आएगा तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये लगाना है, जिस केस में आपको लाभ हो ना, वहां रेशियो ना कम से ज्यादा बनाना है। जहां जहां लाभ हो वहां कम से ज्यादा, यानी कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, और जिस केस में हानि हुआ हो वहां रेशियो ज्यादा से कम बनाना है। इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से ही करना है, बेसिक से कीजिएगा तो अधिक समय लग जाएगा। तो फर्स्ट केस देखिए, तो कह रहा एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। सीधे कह दिया कि हम 16% के हानि पर बेचेंगे, यानी फर्स्ट केस में क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो 16% का जब आप फ्रैक्शन बनाइएगा ना, 16% का, तो क्या लिखिएगा, 16/100, और काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 4/25। लेकिन इसको क्या हुआ है, हानि हुआ है, तो घटा के लिख दीजिएगा 21/25। तो हानि जब जब हुआ हो तो रेशियो कैसे बनाना है, ज्यादा से कम। तो आएंगे केस 1 में, तो केस 1 में क्या करेंगे, हानि हुआ है ना, तो रेशियो ज्यादा से कम, तो पहले लिख लेंगे 25, उसके बाद क्या लिखेंगे 21। और सेकेंड केस में क्या हुआ है, लेकिन वह 1 केजी वजन के स्थान पर 750 ग्राम ही तौलता है। देना था 1 केजी यानी 1000 ग्राम, लेकिन वो कितना दिया, 750 ग्राम। तो उसको क्या हुआ होगा, लाभ हो गया होगा। देना था ज्यादा, लेकिन वो कितना दिया है,
कम दिया है, तो यहां भी जब रेशियो बनाइएगा तो कैसे बनाना है, कम से ज्यादा, काहे कि लाभ हुआ है। तो हालांकि रेशियो क्या करेंगे, साइड में बनाएंगे और वहां लिख देंगे। तो रेशियो कैसे बनाना है, कम से ज्यादा। तो कम कितना है 750, और कितना देना था, कहिएगा 1000। 250 से काटिएगा ना तो रेशियो क्या बन जाएगा, 3 और 4 का। यानी सेकेंड केस के लिए रेशियो क्या लिखेंगे, तो कहिएगा 3 और 4 का। अब दोनों को जब गुना कीजिएगा ना तो आपका फाइनल सीपी से एसपी का रेशियो मालूम हो जाएगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो इसको जब गुना कर दीजिएगा ना तो 25 गुने 3 और अनुपात में 21 गुने 4, और 3 से काटिएगा तो 7 तिया 21। अब यहाँ क्या बचा है, तो बोलिएगा 25 बचा है। यहाँ क्या होगा, तो 7 चौक 28 होगा। यानी 25 रुपया क्रय मूल्य और 28 रुपया विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना का हुआ है, कहिएगा प्लस 3 यूनिट का लाभ हो गया है। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ कितना का, 3 का। लाभ किस पर, क्रय मूल्य पर। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12%। कहाँ है 12%, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में है 12%। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 12 और 36 का मध्यानुपाती बताइए। पिछले क्लास में यही क्वेश्चन आया था, तो आपको बोले थे ना मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आता ही आता है। तो मध्यानुपाती के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे आपको, डायरेक्ट क्या करना है, रूट अंडर ए बी। तो ए के जगह क्या है 12 और बी के जगह 3, तो 12 तिया क्या कहिएगा, 12 तिया 36, और 36 बाहर निकलेगा तो 6। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। यानी 32 और 40 का जो भी एलसीएम है ना वो x के वर्ग से ना 9 कम है। तो आप सबसे पहले ये बताइए 32 और 40 का एलसीएम कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 32, 40। जो भी इसका एलसीएम आएगा ना वो x के वर्ग से 9 क्या है, कम है। तो अब इसका एलसीएम निकालिए। तो 32 और 40 का एलसीएम 160 होगा। और क्या लिखिएगा बराबर में, एक्स स्क्वायर माइनस 9 उधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कहिएगा 169। अब यहां से x निकालिएगा तो x क्या आ जाएगा, 13। क्या पूछ रहा है, हालांकि x प्लस 13 भी होगा और माइनस 13 भी होगा, लेकिन बोल रहा है x का धनात्मक मान बताइए, यानी कि प्लस वाला मान बताइए। तो प्लस वाला मान कितना हो जाएगा, आंसर नंबर डी। अब आप लोग अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कह रहा है, 1875 की राशि 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर कितना हो गई है, तो 2028 हो गई है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। राशि कितना दे दिया है, राशि बोले तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो कहिएगा 1875 दिया है। और रेट कितना है, तो रेट क्या है आपका 4% है। और अमाउंट कितना हो गया है, तो कहिएगा अमाउंट कितना हो गया है, तो 2028 हो गया है। ये मेरा अमाउंट हो चुका है। हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो आपने चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट के लिए एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना, अमाउंट बोले तो मिश्र धन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो कहिएगा अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस
आठ बट्टा 100 का पावर क्या होता है, t होता है। t बोले तो समय, r बोले तो रेट, p बोले तो प्रिंसिपल, a बोले तो अमाउंट। अब क्या करेंगे, उसी फॉर्मूला पर रख देंगे सबका मान। तो जब उसी फॉर्मूला पे रखिएगा ना तो अमाउंट आपका कितना है, तो कहिएगा अमाउंट है 2028 है। बराबर में प्रिंसिपल कितना है, तो कहिएगा 1875 है। और गुना में क्या लिखिएगा, तो कहिएगा 1 प्लस r की जगह कितना है, कहिएगा 4 है। और बट्टा में 100 लिखिएगा, पावर में क्या लिखिएगा, t लिखिएगा। और इसको उधर से इधर लाइएगा ना तो क्या हो जाएगा, ये 2028 और बट्टा में 1875। और बराबर में क्या होगा, 1 बट्टा, इसको सॉल्व कीजिएगा ना 1 प्लस 1 बट्टा 25। और पावर में क्या रहेगा, तो कहिएगा t रहेगा। और इसको काट दीजिएगा ना 3 से तो ये कितना हो जाएगा, 676। 676 का 3 गुना होता है कितना, 2028। और 625 का 3 गुना कितना होगा, 1875। अब इस साइड सॉल्व कीजिएगा ना 1 प्लस 1 बट्टा 25 को तो क्या हो जाएगा, 26 बट्टा 25। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 26 बट्टा 25। और पावर में क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। अच्छा अब एक बात बताइए, 625 और 676, इसको देख के आपके दिमाग में घंटी बजा ना, घंटी ये बजा होगा कि 625 और 676 किसी न किसी का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी किसी न किसी संख्या का वो स्क्वायर होता है। दोनों 625 भी और 676 भी। तो 676 जो है ना वो 26 का स्क्वायर है और 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है। तो इस पूरे को अब हम क्या लिख सकते हैं, 26 बट्टा 25 का होल स्क्वायर। और बराबर में क्या है, तो कहिएगा 26 बट्टा 25 का पावर t है। अब बताइए, घातांक करने का एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि बराबर के दोनों साइड यदि बेस बराबर हो जाए तो उसका पावर खुद ब खुद बराबर हो जाता है। यहाँ बेस क्या है, 26 बट्टा 25, वहाँ बेस क्या है, 26 बट्टा 25। और पावर में एक साइड t है, एक साइड 2 है, तो क्या कर देंगे, पावर को बराबर कर देंगे। तो t कितना आ गया, कहिएगा 2 वर्ष। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक चोर अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। यानी चोर जो है ना अपनी यात्रा कितना से शुरू किया है, 60 से, और 30 मिनट के बाद पुलिस उसको पकड़ने जा रही है। तो 30 मिनट में चोर रुकी तो नहीं होगी ना, चोर तो कुछ ना कुछ दूरी 30 मिनट में तय कर ली होगी। तो चोर कितना दूरी 30 मिनट में तय करेगी, तो चोर का चाल अगुने समय, कितना समय, तो आधा घंटा। यानी आधा घंटा में चोर कितना दूरी तय किया, ये निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चोर का चाल कितना है, कहिएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो समय को किसमें बदलेंगे, घंटा में। तो समय 30 मिनट है, घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये 60 से 60 कटेगा, 30 किलोमीटर क्या आ गया, ये आ गया दूरी। और ये 30 किलोमीटर कौन सी दूरी है, तो चोर द्वारा आधा घंटा में तय की गई दूरी। अब चोर भी भाग रहा है, अब पीछे से पुलिस भी भागना शुरू कर दिया। तो अब दोनों दौड़ रहा है ना, और एक ही दिशा में दौड़ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है
तब दूरी जो है 30 किलोमीटर, इसको कवर करने के लिए चाल जो हम लेंगे ना, वो चाल लेंगे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल बोले तो रिलेटिव वेलोसिटी। तो दूरी कितना है, यही 30। इसी 30 दूरी को अब कवर करना है, पकड़ना है, तो दूरी 30 और दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल कौन लेना है, सापेक्ष चाल। और दोनों किस दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में। जिस साइड चोर भाग रहा है, पुलिस भी उसी साइड उसको पकड़ने के लिए भाग रहा है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के चाल का अंतर होता है। क्या होता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के चाल का अंतर होता है। तो सापेक्ष चाल के जगह क्या लिखते, 80 माइनस 60 और गुने में पकड़ने में लगा गया समय। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 30 अब बराबर में क्या लिखिएगा, 20 गुने टी। यहाँ से टी निकाल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3/2 घंटा। आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 3/2 घंटा। यानी जब 30 मिनट वो चल दिया, उसके बाद पुलिस भागना शुरू किया, तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो 1.5 घंटा लग जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कह रहा है एक मेज का अंकित मूल्य कितना है, 300 रुपया है, को 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट पेशकश की जाती है तो मेज के लिए नगद मूल्य बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मेज का 300 रुपया तो अंकित मूल्य है और उस पर 20% छूट दे दी है। अब छूट देने के बाद जो भी दाम आया उस पर फिर आपको 10% छूट दिए। उसके बाद जो दाम आया उस पर आप अगर हमको नगद भुगतान कीजिएगा ना तो 5% और छूट कर देंगे। तो जब नगद भुगतान किया है कोई तो उसका नगद मूल्य क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, नगद मूल्य निकालना है। नगद मूल्य कैसे निकलेगा, तो आप क्या कहिएगा, 300 रुपया तो अंकित मूल्य है और जब इस पर 20% छूट दिए तो 80% पर दिए ना, कोई भी चीज़ 100% और 20% छूट दिए तो 80% पर दिए। और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ये आपको याद रखना है, 4/5 होता है। कैसे आता है, तो 80% हटेगा तो नीचे में 100 आएगा और 80/100 को जब 20 से काटिएगा तो 4/5 यानी कितना पर बिका, उसके 80% पर। उसके बाद जो दाम आया ना उस पर भी 10% छूट है। तो जब 10% और छूट दीजिएगा तो इस दाम के 90% पर बेचिएगा ना, और 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। कैसे, तो लिखिएगा 90% और परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आएगा। 90/100 को जब काटिएगा तो 9/10 आ जाएगा। तो ये अब इसके कितना में बिका, 9/10 में। और नगद भुगतान करने पर 5% और छूट मिला यानी 95 पर मिला। 95% का फ्रैक्शन वैल्यू कीजिएगा तो 19/20 आ जाएगा। तो इसका कितना कर दीजिएगा, 19/20 कर दीजिएगा। अब देखिए 10 है तो 1 0 और यहाँ है 1 0, तो 2 0 से 2 0 समाप्त। तो कितना बचेगा, यहाँ 3 बच जाएगा और 2 से इसको काटिएगा ना तो यहाँ 2 बचेगा। अब 3 दूना 6 और 6 9 54। तो 54 को क्या करना है, 19 से गुना कर देना है। किसको, 19 गुने क्या करना है, 54 और बट्टा में क्या करना है, 5 से भाग दे देना है। अब 19 को जब 54 से गुना कीजिएगा ना तो वो कैसे कीजिएगा वो समझिए। 19 चौके 76, तो 76 का 6 हाथ में बचा 7। अब 19 बचे 95 और वो जो हाथ में 7 था ना उसको जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, तो कहिएगा 102। अब भाग किससे देना है, 5 से देना है। अब इसमें 5 से भाग दीजिएगा ना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कहिएगा आपका आंसर आ जाएगा 205।
205.2। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 205.2। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी है। अब कहिएगा 205.2 पर एक जीरो है ना, वहाँ तो एक जीरो नहीं आया। तो आप ये बात जान लीजिए कि दशमलव के बाद कितना भी आप जीरो बैठा दीजिए, उस जीरो का कोई महत्व नहीं है। मन है तो यहाँ जीरो बैठा दीजिए, अब मन नहीं है तो नहीं बैठाइए। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटा और 16 घंटा में कर सकते हैं। कौन है? तो आप कहिएगा रामू है, रामू है। और कौन है? मोहन है। वो अलग अलग काम को कैसे कर सकते हैं? तो 10 घंटा और 16 घंटा में, यानी इनको 10 घंटा लगता है और इनको 16 घंटा लगता है। तो टोटल काम कितना यूनिट था, ये निकालने के लिए क्या करते हैं? 10 और 16 का एलसीएम लेते हैं। 10 और 16 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 80। यानी टोटल कितना यूनिट काम था? तो कहिएगा 80 यूनिट काम था। अब क्या करेंगे? ए जो है ये रामू, ये 10 घंटा में कार्य को जैसे कि एक कर सकते हैं और 80 यूनिट काम है, तो ये प्रत्येक घंटा कितना काम करते होंगे? यानी रामू जो है किसी काम को 10 घंटा में कर देता है और टोटल वो काम पता चल गया 80 है, तो रामू 1 घंटा में कितना काम करता होगा? तो हम क्या कहेंगे? रामू प्रत्येक घंटा 8 काम करता होगा। यानी कि रामू की प्रत्येक घंटा की क्षमता कितनी है? 8 यूनिट है। और इसका क्षमता कितना है मोहन का? तो कहिएगा 80 यूनिट काम है और इसको 16 घंटा लगता है, तो ये प्रत्येक घंटा कितना काम करता होगा? 5 काम करता होगा। अब आगे क्या बोल रहा है प्रश्न में? 2 घंटा एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। अच्छा, 2 घंटा काम हो गया है ना, तो 2 घंटा जब एक साथ काम हुआ है तो दोनों मिल के काम किया होगा। तो ये प्रत्येक घंटा 8 काम और ये प्रत्येक घंटा 5 काम, यानी 1 घंटा में कितना काम हो जाता है दोनों मिल के? तो 13 काम। और 2 घंटा काम हुआ है तो 1 घंटा में 13 काम, तो 2 घंटा में 26 काम, यानी 26 काम हो गया। तो अब शेष काम कितना बचा? इसमें से 26 घटाइएगा तो क्या बचेगा? कहिएगा शेष काम बचेगा। शेष काम कितना बचा आपका? तो कहिएगा शेष काम इसमें से घटा लीजिएगा तो 54 यूनिट बच गया। अब 54 यूनिट शेष काम को कौन आएगा करने? 54 यूनिट क्या बोल रहा है? शेष कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगा? कौन? तो अब रामू, क्योंकि मोहन जा चुका है तो रामू कितना समय लेगा? रामू कितना समय लेगा? तो कितना काम है? तो कहिएगा 54 यूनिट काम है। और रामू प्रत्येक घंटा कितना काम करता है? तो कहिएगा 8 काम करता है। तो 8 से भाग दे देंगे और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 27/4 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिएगा तो 6 चौके 24, बच गया 3, तो 6.3/4 घंटा आपका समय लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा? 6.3/4 घंटा। कहाँ है ऑप्शन? 6.3/4 घंटा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है। वो क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार। कौन कौन? तो कहिएगा ए और बी। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या कितना है? 90,000 थी और कुल मतदाताओं का 70% मतदान हुआ था। यदि मतदान में से 60% मत किसको मिले हैं? ए को मिले हैं, ए के पक्ष में डाले गए, तो बी को कितना मत मिला होगा? अच्छा, टोटल मत कितना था? तो आप कहिएगा 90,000। तो बी को मिला मत निकालिएगा, बी को मिला मत निकालिएगा
किसको मिला, बी को। तो टोटल है पहले कितना, तो आप कहिएगा टोटल कितना है, तो टोटल 90,000 है, जिसमें से 70% मतदान हुआ है, यानी 30% लोग मतदान नहीं किए हैं, तो वो वोट यहाँ काउंट में आया नहीं। संख्या तो टोटल 90,000 था, लेकिन आए कितने, 70% ही मतदान किए, तो इसका 70% निकालिएगा तो 70, और बट्टा में क्या कीजिएगा, 100 कीजिएगा, और इसका 70% मतदान हुआ, यानी इतना लोग वोट डाले हैं, इतना लोग वोट डाले, और इसमें से 60% किसको मिल गया, ए को मिल गया, यानी इतना वोट पड़ा है, और इसका 60% ए को मिला है, तो बी को कितना मिला होगा, इसका 40%। ये जो अपने आप में होगी वो तो 100% होगी, और इसका 60% ए के पक्ष में गया, तो इसका 40% बी के पक्ष में आया होगा, तो इसका क्या करेंगे, 40% निकाल देंगे, तो 40/100। अब यहाँ भी 4 जीरो, यहाँ भी 4 जीरो, यहाँ कितना बचेगी, 9 बच जाएगी, और 9 को जब गुना कर दीजिएगा किससे, 9 गुने 7 चौक 28, 2800 से 9 को गुना कर दीजिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, तो 2 जीरो तो आना है, और यूनिट अंक देखिए तो 8 9 72, यानी 2 जीरो के बाद इकाई अंक क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। वैसे अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, गुना करके जब इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 252 पर 2 जीरो। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है, 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ का है, रेस का है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में, खास करके जीडी एग्जाम में रेस का इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में दौड़ की लंबाई कितनी है, 1000 मीटर। सलोनी ने निशा को 100 मीटर से हराया। अच्छा, 100 मीटर से हराने का क्या मतलब है, 1000 मीटर का दौड़ था, और रैखिक दौड़ में सलोनी जो है ना निशा को 100 मीटर से हरा दिया, यानी दोनों आदमी दौड़ना शुरू किए, और सलोनी पहुंच गई वहां, और उस समय निशा कहाँ थी, 100 मीटर पीछे थी, यानी समान समय में वहां पहुंच चुकी है सलोनी, और निशा पीछे से जा रही है, तो वो 900 मीटर ही तय की है। तो समान समय में उनके द्वारा तय की गई डिस्टेंस क्या होगा, तो कहिएगा समान समय में किसके द्वारा, सलोनी के द्वारा। तो सलोनी को मान लेते हैं एस है, और कौन है, निशा है, तो निशा को मान लेते हैं एन है, और समान समय में इसके द्वारा तय किया गया डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, तो आप कहिएगा ये तो तय कर लिया पूरा 1000, और ये कितना गया उसी समय में, तो कहिएगा 900, और जब इसको काटिएगा तो आपका रेशियो क्या बन जाएगा, 10:9 बन जाएगा। अब यहाँ से रेशियो निकाल लिए ना, ठीक इसी प्रकार एक और रेशियो बनेगा, कहाँ से, कह रहा जबकि निशा ने माला को 150 मीटर से हराया है, जबकि निशा ने माला को 150 से हराया है, और दौड़ की लंबाई कितनी है, वही 1000 मीटर, और निशा किसको हरा देती है, माला को, यानी निशा जब पहुंच जाती है ना 1000 मीटर, तो वो माला को देखती है वो कितना पीछे है, तो वो 150 मीटर पीछे है, यानी समान समय में उन दोनों के द्वारा तय गए डिस्टेंस का अंतर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो उसी समान समय में निशा जो है, निशा कितना दूरी तय कर ली है, तो 1000, और उसी समय में माला जो है आपका, माला वो कितना डिस्टेंस तय की है, तो कहिएगा 850, और यहाँ रेशियो को काट के छोटा कीजिएगा ना, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 20:17। अच्छा, अब ऐसा कहीं हो सकता है कि समान समय में निशा यहाँ 9 है और समान समय में ये 20 है, नहीं हो सकता है ना, दो जगह निशा है
और एक जगह कितना है 9 है, एक जगह कितना है 20 है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो दोनों जगह क्या करेंगे, बराबर करेंगे, बराबर करके तीनों का एक नया रेशियो बनाएंगे। उसके बाद 1000 डिस्टेंस से इस 1000 मीटर से तुलना करके पता करेंगे कि कौन कितना से जीता है। तो अब बताइए, निशा यहाँ 9 है, यहाँ 20 है, तो इस पूरे में अगर हम 20 से क्या कर दे, गुना कर दे, तो कितना बन जाएगा 180। तो 20 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो गया 200, और ये कितना हो जाएगा तो कहिएगा 180। और यहाँ कितना से गुना कीजिएगा, यहाँ कीजिएगा आप 9 से गुना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 180। और यहाँ कितना होगा कीजिएगा 17 9, तो 17 9 कितना हो जाएगा आपका 17 9 153। तो यहाँ कितना डिस्टेंस आ गया 153। यानी समान समय में तीनों द्वारा तय किया गया। किसके किसके, सालोनी और कौन है, निशा और कौन है, तो कहिएगा माला। इसके डिस्टेंस का रेशियो क्या है, तो आप कहिएगा ये है 200। ये कितना है, कहिएगा 180। और ये कितना है, तो कहिएगा 153। अब आपसे क्या पूछ रहा है, उसी दौर में यानी उसी 1000 मीटर के दौर में सलोनी ने माला को कितने मीटर से हराया। ये सलोनी है, ये माला है, कितना मीटर का अंतर आया है, तो आप क्या कहिएगा, आपका अंतर आ गया है 47 यूनिट का। यूनिट में कितना का अंतर, 47 का। और कंप्लीट किया है सलोनी, यानी टोटल 200 यूनिट का मान कितना होगा, कहिएगा 200 यूनिट का जो मान होगा आपका वो कितना होगा, तो 1000 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से 1 यूनिट निकालिएगा तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5 मीटर। अब हारा कितना से है, 47 यूनिट से, तो इसमें क्या कीजिएगा 47 और गुना 5। 47 को 5 से जब गुना कर दीजिएगा ना तो कितना आएगा 235 मीटर। यानी सलोनी जो है उसी दौर में माला को 235 मीटर से हरा दी होगी। ये क्वेश्चन समझे आप, कैसा लगा ये क्वेश्चन। तो रेस का ना यही क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एक और पैटर्न है वो भी किसी क्लास में आपको करवा देंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने आखिरी प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये तो एकदम सा इजी क्वेश्चन है, हालांकि जीडी में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्या बोल रहा है, 37 55 का कितना प्रतिशत है, तो इसको कैसे निकालिएगा, 37 डायरेक्ट लिखेंगे 37 किसका, 55 का। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। इसको जब काटिएगा ना तो यहाँ तो 37 है और 5 से काट दीजिएगा तो 11 बार में, और 5 से काटिएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखिएगा 11 और गुना में 20। और 37 को जब 20 से गुना कीजिएगा ना तो क्या आ जाएगा आपका 740/11। और इसको भाग दे दीजिएगा ना 11 छक्के 66, बचेगा 8, फिर होगा 80, तो 11 सते 77, फिर बचेगा 3, फिर होगा 30, 11 दूना 22, यानी 67.27% आपका ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। वो मेथड बता लेके रुक्मिणी प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर हिमांशु सिंह आए हुए हैं और उसका डिस्कशन करा रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और साथ में डिस्कशन के साथ साथ आगे आप लोगों के लिए कोई चैप्टर का भी, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा आपके एग्जाम्स के को लेकर, उसका कंप्लीट वीडियो इस चैनल पर देंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहते हैं, टाटा बाय बाय।